जय हिंद, जय शिक्षक दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेमेडू स्टडी। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विभाग द्वारा हमें 3 मॉड्यूल दिए गए हैं: आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल एक ऐसी पुस्तिका है जिसकी मदद से हम सभी शिक्षक अपने स्कूल परिसर को आकर्षक बना सकते हैं, अपने शिक्षण कौशलों में निखार ला सकते हैं, शिक्षण योजनाओं को नया रूप दे सकते हैं और अपने विद्यालय के छात्र और छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं। इस शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में 6 भाग हैं, तो आज हम उसके दूसरे भाग का एक टॉपिक है प्रभावी शिक्षण कैसे करें। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे। और इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर दें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रभावी शिक्षण कैसे करना चाहिए। प्रोफेसर N.K. जंगीरा की पुस्तक प्रभावी शिक्षक के अनुसार बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति का सीधा संबंध कक्षा शिक्षण से प्रभावित होता है। प्रभावी शिक्षण द्वारा ही हम उनका समुचित विकास कर सकते हैं, यानी कि उनका संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास और क्रियात्मक विकास तभी हो सकता है जब हमारा शिक्षण प्रभावी हो। प्रभावी शिक्षण की संकल्पना सीखने की प्रक्रिया से संबंधित होती है और बच्चों को सही मायने में अधिगम की संप्राप्ति तभी होती है जब शिक्षक द्वारा प्रभावी शिक्षण किया जाता है। तो इस मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण के तरीकों को अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। प्रभावी शिक्षण के ये 26 तरीके एक दूसरे से क्रमबद्धता के रूप में प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी पर प्रदर्शित किए गए हैं। यदि हम इन तरीकों को अपनी आवश्यकता अनुसार कक्षा शिक्षण में प्रक्रिया के दौरान अपनाएंगे तो निश्चित ही हमारा शिक्षण प्रभावी होगा और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम दे सकेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम इन 26 अक्षरों को प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह किस तरह प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, बचपन में हमने सीखा था A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, लेकिन अब शिक्षक होने के नाते हमारे लिए इसके अर्थ बदल गए हैं। अब है A फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, यानी कि सक्रिय भागीदारी। इसमें शिक्षक को बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल करना होगा और कक्षा में सभी को सीखने के समान अवसर उपलब्ध कराने होंगे। हम शिक्षकों को ऐसे क्रियाकलापों का चयन करना होगा जिसमें सभी बच्चे सक्रिय भागीदारी कर सकें और गतिविधियों के चयन में हमें बच्चों के मन की बात को भी सुनना होगा। बच्चों को छोटे बड़े समूह में अपने विचारों, अनुभवों को कहने का अवसर देना होगा और उन्हें प्रतिदिन डायरी लिखने के लिए भी प्रेरित करना होगा। B फॉर बिजी क्लासरूम, यानी कि व्यस्त कक्षा। प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में सभी बच्चों को विषय अनुसार उनके रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रखना होगा और जब हम कक्षा में प्रवेश करें तो शिक्षक को लर्निंग आउटकम की रूपरेखा अच्छी तरह तैयार करके जाना होगा ताकि बच्चे अच्छी तरह से उस प्रक्रिया को कर सके जिसके द्वारा हम उस पर्टिकुलर लेसन को सिखाना चाह रहे हैं। कक्षा में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों द्वारा प्रोत्साहन व कामकाजी वातावरण बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करना होगा। C फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी सहभागी या सहयोगी अधिगम। इसमें बच्चे अपनी कक्षा में साथ साथ पढ़ते हैं और समूहों में कार्य करके सीखते हैं। इस तरीके से बच्चे अधिक से अधिक सीखने में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके लिए शिक्षक ऐसे क्रियाकलापों का चयन करते हैं जो सभी को समूह में मिलकर करने होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट कार्य या समूह बनाकर छोटी छोटी गतिविधियाँ। इसके लिए शिक्षक को कक्षा में 3-4 छोटे समूह बनाने होंगे और प्रत्येक समूह के लिए लर्निंग का आउटकम से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य देने होंगे। शिक्षक प्रोजेक्ट या समूह से संबंधित सभी कार्यों के बारे में बच्चों को समझाएंगे और समूह के प्रत्येक सदस्य की जवाबदेही तय करेंगे ताकि समूह के सभी सदस्य जिम्मेदारी के साथ काम करें। D फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि कार्य प्रदर्शन। कार्य प्रदर्शन के द्वारा कक्षा में शिक्षक एवं बच्चे द्वारा किसी प्रयोग या उदाहरण के रूप से शिक्षण कार्य किया जाता है। इसमें प्रभावी शिक्षण के लिए प्रदर्शन व प्रतिरूपण की ज़रूरत होती है।
हम ऐसे विषय जैसे कि विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन जैसे विषयों का चयन करते हैं जिसमें मॉडल के प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। इसमें बच्चों को भी हम शामिल करते हैं और उन्हें पहले से ही निर्देश देते हैं कि प्रदर्शन के समय उनके लिए क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए। साथ ही उनका उत्साह भी बराबर बनाए रखते हैं और इसकी वजह से वो कक्षा में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, ई फॉर एक्सपेक्टेशंस यानी कि अपेक्षाएं। शिक्षक को अपने बच्चों की सफलता के संबंध में स्वयं से भी अपेक्षाएं रखनी चाहिए कि उनका शिक्षण ऐसा हो जिसमें सभी बच्चे सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हुए सीखें। बच्चों को बातचीत, गतिविधियों एवं अपने सकारात्मक हाव भाव से सफलता के प्रति आशान्वित रखना होगा और बच्चों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से अधिगम निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। एफ फॉर फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि। फीडबैक के द्वारा हमें पता चलता है कि हमने जिस लर्निंग आउटकम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम किया है उसकी प्राप्ति हमें किस सीमा तक हुई और उसमें जो कमियां रह गई हैं उसको पूरा करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों को तुरंत फीडबैक दें, लेकिन ध्यान रहे बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। बच्चों को कब, कहाँ और कैसे फीडबैक देना है इसका भी हमें ध्यान रखना होगा और बच्चों को उनकी प्रगति के अनुरूप ही फीडबैक दें। जी फॉर गोल सेटिंग यानी कि लक्ष्य निर्धारण। यह प्रभावी शिक्षण का प्रथम चरण है। शिक्षक जब भी अपने लक्ष्य बनाएं उसके बारे में उनको बिल्कुल स्पष्ट पता होना चाहिए। लक्ष्य जब भी बनाएं तो बच्चों की ज़रूरतों पर विचार अवश्य होना चाहिए। लक्ष्य का निर्धारण व क्रियान्वयन में बच्चों की कक्षा, रुचियों, अनुभवों व उनकी आयु को भी ध्यान में रखना होगा। चूँकि हम बच्चों को सिलेबस वाइज पढ़ाते हैं इसलिए हमें लक्ष्य निर्धारण के समयबद्ध समीक्षा भी करते रहना चाहिए। हमारा नेक्स्ट लेटर है एच। एच फॉर ह्यूमर यानी कि हास परिहास। हास परिहास कक्षा का वातावरण आनंदमयी और पढ़ने लायक बनाता है। कक्षा शिक्षण के समय यदि शिक्षक बीच बीच में रुककर रुचिकर माहौल बनाते हुए जैसे चुटकुले सुनाएं, मुहावरे सुनाएं, हास्य कविता सुनाएं तो बच्चे इसमें आनंद प्राप्त करते हैं और उनका पढ़ने में मन लगता है। आई फॉर इंडिविजुअल नीड्स यानी कि व्यक्तिगत आवश्यकताएं। हम जानते हैं कि प्रत्येक बच्चे के व्यक्तित्व अलग अलग होता है और सभी की योग्यताएं एवं ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं। इसलिए शिक्षण के दौरान सभी बच्चों की योग्यताओं और आवश्यकताओं को पहचानते हुए उनके अनुरूप शिक्षण कार्य करना ज़रूरी होता है। इसके लिए शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील रहें। उनको लर्निंग आउटकम को सीखने में जो भी कठिनाई आ रही हैं उनका आकलन करना होगा। बच्चों के अभिभावकों से भी उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानना होगा और बच्चों को आपसी बातचीत और एक दूसरे की सहायता लेने व देने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। जे फॉर जर्नल ऑफ लर्निंग। प्रभावी शिक्षण के लिए बच्चों को प्रतिदिन उनके सीखने के लर्निंग आउटकम्स को अधिगम पत्रिका में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षक बच्चों को एक फ्रेमवर्क दें और उन्हें उनकी निजी शैली में लिखने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहन देना होगा। के फॉर नोइंग द लर्नर यानी अधिगमकर्ता को जानिए। प्रभावी शिक्षण के लिए हमें बच्चों के पूर्व ज्ञान और उनकी रुचियों को जानना बहुत आवश्यक होता है। शिक्षण योजना बनाते समय उनको जानना एक प्रमुख बिंदु है क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया इसी पर निर्भर होती है। इसके लिए हमें बच्चों के स्वभाव व ज़रूरतों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी होगी। कक्षा शिक्षण के समय बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करना होगा और उनके पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से जोड़ना होगा। एल फॉर लिंकिंग लर्निंग यानी कि अधिगम संबंध स्थापन। सीखने की प्रक्रिया सीखने की विषय वस्तुओं के परस्पर संबंध स्थापना पर निर्भर करती है और ये हमेशा सरल रेखीय नहीं होती बल्कि इसमें अधिगम कार्यों की कई श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। शिक्षक शिक्षण योजना बनाते समय सीखने के क्रमों को ध्यान में रखें ताकि जब हम कक्षा में शिक्षण कार्य करें तो अधिगम गतिविधियों पर जो लर्निंग आउटकम्स के उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया के क्रम सही मिले बच्चों को और हमारा शिक्षण प्रभावी हो सके। एम फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों की व्यवस्था। प्रभावी शिक्षण के लिए संसाधन होना आवश्यक है। इसके लिए शिक्षक समय को कक्षा संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और बच्चों की बैठक व्यवस्था को लर्निंग आउटकम के आधार पर यदि हम तय करेंगे तो हमारा शिक्षण निश्चित रूप से प्रभावी होगा।
कभी कभी हम स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का भी उपयोग कक्षा शिक्षण में कर सकते हैं, जिससे हमारा शिक्षण प्रभावी हो सके। एन फॉर नेगोशिएशन यानी कि परस्पर बातचीत। बातचीत के द्वारा शिक्षक व बच्चे अपने आपसी विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यदि शिक्षक बच्चों से बातचीत करके उनके अनुभवों के आधार पर शिक्षण कार्य की शुरुआत करेंगे तो कक्षा शिक्षण अवश्य प्रभावी होगा। इसके लिए शिक्षक हमेशा बातचीत जब भी करें तो लर्निंग आउटकम से संबंधित हो। बच्चों को ऐसा वातावरण कक्षा में मिले जिससे वो बिना किसी संकोच, भय या तनाव के अपने विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर सके और बच्चों से संदर्भ आधारित बातचीत अवश्य करें शिक्षक। ओ फॉर आउटडोर लर्निंग यानी कि कक्षा के बाहर की अधिगम गतिविधियाँ। जब बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाकर गतिविधियाँ कराई जाती हैं तो बच्चे पर्यावरण से सीधे कांटेक्ट में आते हैं और उनको जो ज्ञान मिलता है वो स्थायी होता है। इसके लिए शिक्षक को ऐसे अधिगम कार्यों की सूची बनानी होगी जिन्हें कक्षा से बाहर कराया जा सकता है। इन गतिविधियों को कराने के लिए उनसे संबंधित व्यक्तियों का भी चयन करना होगा जो शैक्षिक यात्रा हेतु कार्यक्रम बनाने में सहयोग करेंगे। लेकिन इससे पहले बच्चों के अभिभावकों को सूचना देना आवश्यक है और उनकी सहमति भी प्राप्त करना आवश्यक है। इससे बच्चों की भागीदारी भी बढ़ेगी और हमारा शिक्षण प्रभावी होगा। पी फॉर प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग यानी कि प्रशंसा और प्रोत्साहन। जैसा कि ह्यूमन नेचर होता है कि यदि हम किसी इंसान की प्रशंसा करते हैं तो उससे प्रोत्साहन मिलता है और खुशी मिलती है, उसी प्रकार यदि हम बच्चों के व्यवहार की प्रशंसा करें तो वो उससे प्रोत्साहित होते हैं। इसके लिए आप मुस्कुराकर, थपथपाकर और शाबाशी देकर भी उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं। इसके लिए शिक्षक को करना क्या होगा कि जैसे ही आपको लगे कि उस बच्चे ने उपलब्धि को प्राप्त कर लिया है तो उपलब्धि की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर उसकी प्रशंसा करें। बच्चे के कार्य प्रदर्शन के तुरंत बाद प्रशंसा करें। यदि लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति में कमज़ोर बच्चे भी हैं तो उनको भी प्रोत्साहन दें और प्रशंसा तत्काल करें, विलंब से नहीं। क्यू फॉर क्विज यानी कि प्रश्नोत्तरी या पहेली। बच्चों ने अधिगम की कितनी प्राप्ति की है इसका आकलन करने के लिए शिक्षक प्रश्नोत्तरी की मदद ले सकते हैं। ये मौखिक या लिखित दोनों रूप में हो सकती है। इसके लिए शिक्षक को प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य पहले ही निश्चित करना होगा और इसका स्वरूप भी पहले ही तय करना होगा कि वह खेल के रूप में होगा या प्रतियोगिता के रूप में, मौखिक होगा या लिखित। प्रश्नोत्तरी में बच्चों को स्वयं की त्रुटि सुधारने के भी मौके मिलने चाहिए और उन्हें अच्छे अंक हासिल करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्नोत्तरी योजना के मुताबिक ही होनी चाहिए। आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन लर्निंग यानी अधिगम का स्वदायित्व। स्वयं की धारणा और व्यक्तिगत नियंत्रण से आत्मविश्वास का विकास होता है। जो बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी स्वयं उठाते हैं वे सीखने में ज़्यादा सफल होते हैं। इसलिए बच्चों को ये समझाने के लिए प्रोत्साहित करें कि उनकी सफलता मुख्यतः उन्हीं के अपने प्रयासों का परिणाम है। बच्चों में अधिगम की जिम्मेदारी का विकास करने के लिए सक्रिय अधिगम प्रणाली का अनुसरण करें ताकि बच्चों को लगे कि जो उन्होंने किया है, जो उन्हें प्राप्त हुआ है वो उन्हीं के प्रयास से उन्हें प्राप्त हुआ है। कक्षा में बच्चों के अंदर सीखने के लिए स्वदायित्व के बोध का विकास हम शिक्षकों को कराना चाहिए। एस फॉर सक्सेस एक्सपीरियंस यानी सफलता का अनुभव। बच्चे की सफलता उसके पूर्व ज्ञान, काम पूरा करने के लिए उपलब्ध समय और उसमें समस्याओं का समाधान करने की कितनी क्षमता है उस पर आधारित होती है। जब बच्चा विश्वास के साथ सीखता है तो उसकी सफलता की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। इसके लिए शिक्षक हमेशा बच्चों की सहायता के लिए तत्पर रहें। जब कभी भी बच्चे को किसी पाठ में समस्या आती है तो शिक्षक इस प्रकार उसकी सहायता करें कि बच्चा स्वयं उस समस्या का समाधान करे और सफल हो, ताकि आगे भी कभी समस्याएं आएँ तो वह सफलता प्राप्त करने में उसे आसानी हो। बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करें जिससे वह सफल हो सके। टी फॉर टीम टीचिंग एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स यानी कि दल शिक्षण तथा सहयोगी प्रयास। जैसा कि वर्ड से इंडिकेट हो रहा है टीम मतलब कई लोगों का एक समूह। इस तरह की टीचिंग के लिए हम विद्यालय के शिक्षक, अभिभावक एवं समुदाय के अन्य सदस्यों का सहयोग ले सकते हैं। विद्यालय स्तर पर वार्षिक कार्यक्रमों एवं शैक्षणिक भ्रमण में सभी के सहयोगी प्रयास द्वारा हम बच्चों का शिक्षण कर सकते हैं। कक्षा शिक्षण में भी अपने विद्यालय के सहयोगी शिक्षकों से भी कक्षा शिक्षण हेतु सहयोग ले सकते हैं। स्थानीय व्यक्तियों, अभिभावकों एवं अन्य सहयोगियों को योजना बनाने के स्तर से लेकर
विद्यालय के सभी स्तरों में शामिल कर सकते हैं। यू फॉर अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स, यानी कि अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना। कभी कभी हमें शिक्षण के दौरान ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमने कभी सोची भी नहीं। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षकों का उन तरीकों को जानना, समझना एवं कक्षा में प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है जिनसे ऐसी परिस्थितियों से निपटा जा सके और हमारा कक्षा शिक्षण प्रभावित ना हो। इसके लिए शिक्षक कभी भी ऐसी परिस्थितियों में किसी भी गुस्से का अनुभव किए बिना अपनी प्रतिक्रिया ना दें, चाहे वह विद्यालय में कुछ व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न की गई हो या समूह द्वारा उत्पन्न की गई हो। शिक्षण के दौरान यदि हमसे कोई गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करने में भी ना हिचकिचाएं और कभी भी किसी भी प्रसंग को विवाद का विषय ना बनाएं। वी फॉर वैरायटी, यानी विविधता। प्रभावी शिक्षण के लिए हमारे शिक्षण में विविधता होना बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी शिक्षक एक ही तरीके से पढ़ाते रहते हैं तो बच्चों का मन उस समय कक्षा में नहीं लगता, वो थकान महसूस करने लगते हैं और शिक्षक की बातों को भी ध्यान से नहीं सुनते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को अपने व्यवहार और पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन लाना होगा। कुछ नवाचार और गतिविधियां अपने शिक्षण में शामिल करनी होगी जिससे बच्चों का मन पढ़ने में लगे और हमारा शिक्षण प्रभावी हो सके। W फॉर वर्किंग एटमॉस्फेयर, यानी कि अनुकूल कार्य परिस्थितियाँ। कक्षा का वातावरण जिस प्रकार का होता है बच्चों को सीखने में ये उतना ही व्यस्त रखता है। अनुकूल वातावरण प्रभावी शिक्षण के लिए एक आवश्यक घटक है। इसके लिए शिक्षक को कक्षा में विश्वास आधारित वातावरण बनाना होगा, कक्षा में कामकाजी व्यवहार प्रदर्शित करना होगा, कक्षा में अनुशासनात्मक हस्तक्षेप को कम करना होगा बल्कि इसके स्थान पर सहयोगी माहौल की स्थापना करनी होगी। कक्षा में कामकाजी वातावरण की प्रभाविकता पर भी नज़र रखनी होगी कि उसमें कहीं सुधार की ज़रूरत तो नहीं। विद्यालय में आवश्यक सामग्री की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करना होगा और हमें अपनी दैनिक गतिविधियों की भी योजना बनानी होगी। एक्स फॉर एक्सरेइंग फॉर इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन हेतु परीक्षण। जिस तरह शरीर के अंदर का स्टेटस एक्सरे द्वारा पता चलता है, उसी तरह बच्चे ने अधिगम प्रक्रिया में कितना सीखा है इसका पता लगाना एक शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए शिक्षक को अपनी कक्षा में आकलन की एक रूपरेखा बनानी होगी जो कि दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक मूल्यांकन हेतु होगा। शिक्षण प्रक्रिया के आकलन में हम बहुत सी तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं जैसे अवलोकन, बच्चों से बातचीत, मूल्यांकन, पहेली, लिखित परीक्षा आदि। वाई फॉर यू, यानी कि आप अर्थात शिक्षक। एक शिक्षक ही प्रभावी शिक्षण की धुरी होता है। शिक्षक जैसी भी गतिविधि करता है बच्चे उसी से प्रभावित होते हैं। इसीलिए सभी शिक्षकों को बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए सक्रिय बनाना चाहिए। बच्चों को भी अपनी शिक्षण योजना का हिस्सा बनाएं। कक्षा में सभी बच्चों के लिए एक सहयोगी की भूमिका निभाएं। बच्चों को हमेशा बातचीत करने, प्रश्न पूछने के अवसर दें, स्वमूल्यांकन का अवसर दें ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। Z फॉर ज़ील, यानी कि जोश और उमंग। शिक्षक जब भी कक्षा में प्रवेश करे तो एक जोश और उमंग के साथ प्रवेश करे। हमेशा शिक्षण के लिए तैयार रहे, कभी भी कक्षा में हिचकिचाहट के साथ प्रवेश ना करें। किसी भी व्यक्तिगत समस्या या बहस कभी भी अपनी कक्षा में ना ले जाएं। कक्षा में सदैव मुस्कुराते हुए प्रवेश करें। सीखने के प्रति बच्चों को प्रोत्साहित करें और जब बच्चे सफल हों तो उनकी उपलब्धि पर खुशियां भी मनाएं। कक्षा में हास प्रयास का विवेकपूर्ण वातावरण बनाएं। शिक्षण में सफलता के प्रति विश्वास रखें और बच्चे के उत्साह को निरंतर बनाए रखें। तो साथियों, हमने आज प्रभावी शिक्षण की सभी 26 सीढ़ियाँ देख ली हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगेगा और प्रभावी शिक्षण के लिए कारगर भी साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। मिलूंगी फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।